आपके फादर साहब तहसीलदार थे, चौधरी चरण सिंह जी, वो आपके प्रेरणा स्रोत रहे, तो और भी कोई प्रेरणा स्रोत रहा है? उस समय देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे और बेबाक व्यक्ति थे। जब पार्लियामेंट में बोलते थे मैं उनकी डिबेट सुनता था, तो मुझे लगता था कि ऐसे ही नेता होने चाहिए इस देश में। तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। उस समय आपने पद पे रहते हुए वकीलों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए और कई योजनाएं भी बनाई। हापुड़ में बड़ा केस हुआ था, उसके बाद लाठीचार्ज, और वो मामला बताइए क्या था? मैं हापुड़ में ही गया था। तो हापुड़ में एक वकील साहब थे, उनसे विवाद हुआ। हमें मतलब जो है लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए, और हम लोग सब पहुँचे और जाकर के हमने उस आंदोलन में अपनी सहभागिता जो भी हो सकती थी आगरा की तरफ से की। कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था विधि छात्रों को लेकर आगरा कॉलेज में, वो क्या था? विधि छात्रों को जानबूझ करके फेल कर दिया गया था। अधिवक्ताओं से मेरा अपना बहुत अच्छे संबंध भी है, यहीं भी गैर जनपदों में भी, फौजाबाद है, पथरा है, सब है। जहाँ जहाँ आंदोलन होते हैं मैं तुरंत उस आंदोलन में कूद जाता हूँ। मैं तो यहाँ कचहरी में भी, जो मेरे सामने गुटखा खाते हुए कोई भी मेरा अधिवक्ता साथी मिल जाता है तो मैं इसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि भाई इसे छोड़ दे। जाति धर्म सबसे अलग हट करके अगर किसी का सम्मान है तो अधिवक्ता का है, और वो केवल काले कोट की वजह से है। इस वजह से काला कोट हमारी बिरादरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राज विवेक शर्मा टॉक शो में आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे भूपेश कालरा आपके साथ हूं, और आप सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ खास शख्सियतों से मिलवाना ही और उनसे रूबरू कराना ही हमारी पहचान है। तो आज हमारे साथ हैं दुर्गविजय सिंह भैया। आगरा के वकीलों के बीच एक जाना माना नाम है, और इनकी पहचान सिर्फ एक अधिवक्ता के रूप में नहीं है बल्कि एक सक्रिय नेता के रूप में भी है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं दुर्गविजय सिंह भैया जी का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्गविजय सिंह जी, एक बात करते हैं, एक ये आपका नाम है जो जाना माना नाम है वकालत में, एक सक्रिय नेता के रूप में भी है। तो हम शुरुआत करते हैं शुरू से जी, क्योंकि किसी चीज की हमको कुछ जानना हो तो उसकी जड़ में जाना चाहिए। जी। तो शुरुआत शुरू से ही करते हैं। तो शुरू में बचपन में क्या रहा माहौल? देखिए, प्राथमिक शिक्षा तो हमें गांव देहात से ही मिली। गांव देहात के ही रहने वाले हैं हम लोग। मेरे फादर तहसीलदार से रिटायर हुए थे। उसके बाद आगरा में हम आए और यहाँ हमने स्टडी की, यहीं से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लॉ में एडिशन लिया। तो वकालत एक दिमाग में बैठ गई थी कि हमें वकालत करनी है, और फादर ने भी कहा था कि वकील का कद अच्छा होता है और उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए अगर आप वकील बनते हैं तो, और अच्छा काम करिए। तो इस तरफ उन्होंने हमें बढ़ाया। हमने लॉ किया और लॉ करने के बाद वकालत के पेशे में आए। एक लंबे समय तक हमने छात्र राजनीति की, आगरा यूनिवर्सिटी की। राजनीति का जहाँ तक मामला है, हम राजनीतिक रूप से जो सक्रिय हुए वो माननीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्श और उनके जो विचार थे उससे प्रभावित थे, क्योंकि वो गांव देहात की बात करते थे, वो मजदूर की बात करते थे, वो किसान की बात करते थे, और कुटीर उद्योग धंधों पर बहुत वो वजन देते थे, और उसका विचार उनके दिमाग में रहते थे। उनके साथ मैंने पदयात्राएं भी की, और एक जिस तरह से एक कार्यकर्ता करता है काम नेता के लिए, तो मैंने उनके लिए काम किया। तो वहीं से मुझे ये बल मिला। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके फादर साहब तहसीलदार थे, चौधरी चरण सिंह जी के आप मतलब वो आपके प्रेरणा स्रोत रहे। जी। तो और भी कोई प्रेरणा स्रोत रहा? जी, जब मैंने वकालत की डिग्री ले ली, पर उसके बाद जब मैं आया वकालत के क्षेत्र में, हालांकि मैं उस समय तक विधायक का एक चुनाव लड़ चुका था। माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझे टिकट दिया और मैं उनसे लड़ा। उस समय देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, और बेबाक व्यक्ति थे। जब पार्लियामेंट में बोलते थे मैं उनकी डिबेट सुनता था, तो मुझे लगता था कि ऐसे ही नेता होने चाहिए इस देश में। तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। मैंने वकालत प्रारंभ की। उस समय ऋषि गुप्ता साहब डीजीसी हुआ करते थे। उन्होंने कहा भैया तुम्हें वकालत में आना चाहिए, तो मैं उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और भाई प्रवीण कुमार सिंह जो बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, उस समय मेंबर हुआ करते थे शुरू में प्रारंभ में, तो उनसे भी मुझे काफ़ी
प्रेरणा मिली कि मैं वकालत। अच्छा, अगर हम बात करें, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। जी, मैं ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन का 2 बार सेक्रेटरी रहा और 2 बार मैं उसका प्रेसिडेंट रहा। अच्छा, उस समय आपने पद पे रहते हुए वकीलों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए और कई योजनाएं भी बनाई, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, एक वाकया बता रहा हूँ मैं आपको कि आगरा कचहरी में एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तो उसे विवाद हुआ वकीलों का, और उस समय तत्कालीन डीआईजी जो वर्तमान मंत्री हैं असीम अरोड़ साहब, तो डीआईजी और एसएसपी का पद उनके पास था। तो उन्होंने कहा था कि फुटेज जो है वो हम आपको दिखाएंगे, उसमें चिन्हित कर दीजिए कि वकील कौन इसमें जो है या कौन है। तो मैंने कहा ना, इस तरह से चिन्हित नहीं करेंगे हम। वकील समुदाय हमारा अंग है, हम उसके मतलब जो है कि अगुवाई अगर कर रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे इस काम को। तो उनके ऑफिस में ही बैठे थे, उस समय बहुत सारी चीज़ें आई, मैंने हम चिन्हित नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस का मनोबल नहीं गिरने दूंगा। मैंने कहा पुलिस का मनोबल तो गिरना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लॉ खराब हो जाएगा, लेकिन हम वकीलों का भी मनोबल नहीं गिरने देंगे। बिल्कुल। मैंने कहा कोई रास्ता निकालिए। तो वो उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा हम बार में आइए। आप बार में आए, वो उन्होंने देखा कि वकीलों का व्यवहार तो बहुत अच्छा है हमारे प्रति। बार काउंसिल जो ऑफिस है आपका? जी, बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन का आगरा बार एसोसिएशन आए। तो उस समय उन्होंने, उसी समय इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर थे, उनसे कहा कि इसमें इस मुकदमे को एक्सपेंस करके भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक आपस में तालमेल बना के रखेंगे जी। और एक ये भी रखेंगे कि हम वकील समुदाय की अगर पैरवी कर रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए और हम समर्पित रहना चाहिए। उसमें आंदोलन में कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, याद आता है, अगर आपने ऐसे बताया तो एक हापुड़ में बड़ा केस हुआ था, उसके बाद लाठीचार्ज, और वो मामला बताइए क्या था? मैं हापुड़ में ही गया था जी। हापुड़ में एक वकील साहब थे, उनसे विवाद हुआ। विवाद होने पे जब वहाँ बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, उस समय जब वहाँ गए तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई और उन्हें उठा के हवाला तो बंद कर दिया गया। तो उस समय एक वहाँ हमारी बहन वकील थी और पुलिस की लाठी उसने पकड़ ली। अच्छा। हाँ, पकड़ ली। तो हमें मतलब जो है कि लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए, और हम लोग सब पहुँचे और जाकर के हमने उस आंदोलन में अपनी सहभागिता जो भी हो सकती थी आगरा की तरफ से की, क्योंकि वो एक बड़ी घटना थी जी। इसी तरह से गाजियाबाद में भी हुआ था। नारसिंह यादव साहब थे, वहाँ के अध्यक्ष थे, वहाँ भी इसी तरह की घटना हुई थी। कुल मिला के ये हुआ कि बार काउंसिल के मेंबरान ने उस समय उसमें अगर अच्छी भूमिका निभाई होती तो मैं मान के चलता हूँ कि ये आंदोलन के वो हाल नहीं होता जो बाद में हुआ। इसी तरह से एक आगरा में ही वाकया हुआ था जी। सुनील शर्मा के यहाँ पुलिस ने दबिश दी, 8वीं मंजिल से किस तरह से वो नीचे गिरे, पुलिस ने धक्का दिया या खिंचातानी में गिरे, उनकी डेथ हुई। उस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। ये तो अभी तत्काल अभी का मामला है जी से जी। और उस आंदोलन को मैंने लीड किया था। यहाँ सूरज राय साहब थे जी, डीसीपी सिटी। उन्होंने कहा तो मैंने, नहीं सर, हम कोई समझौता नहीं कर पाएंगे जब तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा या उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। तो वो सब कुछ हुआ फिर जी। तब जा करके वो कहीं मामला, अच्छा, वकील की डेथ हो गई तो सरकार को भी तत्काल उसी समय उसको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता उसके परिवार को देनी चाहिए थी जी। उस समय ये नहीं देखा जाना है कि ये वकील की हैसियत क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसे तत्काल उसके परिवार को देना चाहिए। उससे ऐसा महसूस होता है, वकील समुदाय को भी होता है, उसके परिवार को भी होता है कि वकील के साथ सबने आए हुए एक अच्छा रवैया अपना है। तो ये रहना चाहिए सर। तो दुर्गेश सिंह जी, हम बात कर रहे थे कि अब चुनाव होने को है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, और बहुत बड़े चुनाव होते हैं, पर इन चुनावों से पहले मुझे कुछ याद आ रहा है, तो मैं चाह रहा था, क्योंकि कुछ मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पर और हर जगह कि ये बात काफी पुरानी है, मेरे ख्याल से 80s 90s के आसपास की बात रही होगी। तो कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था विधि छात्रों को लेकर आगरा कॉलेज में, वो क्या था? उस समय वीर बहादुर सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अग्रवाल साहब थे हमारे यहाँ वाइस चांसलर थे। विधि छात्रों को जानबूझ करके फेल कर दिया गया था, जबकि उनकी कॉपियाँ जो उन्होंने एग्जाम दिया था उसमें कोई ऐसा विधि छात्र नहीं था जो फेल होता।
लेकिन जानबूझ करके फेल किया गया था। क्या आशय रहा होगा बात अलग है, लेकिन हमें लगा कि गलत हुआ है, तो उसको लेकर के हमने अपने साथियों से सबसे सलाह मशवरा किया और एक एलानिया हमने उनको वाइस चांसलर को कहा कि आप इसको पूरक परीक्षाएं और पुनर्मूल्यांकन दोनों ही बंद कर रखे थे उस समय सरकार ने। हमने कहा इसको लागू कराइए, कॉपियाँ भिजवाइए, और जो फेल होता है फेल हो जाए, जो पास होना पास हो जाएगा। तो बात नहीं मानी गई तो हमने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया, उन्हें भूख हड़ताल बैठेंगे। तो आगरा कॉलेज के गेट पर, गेट नंबर 1 पर हम और हमारे एक पुराने साथी थे अनिल सिंगापुरी, तो भूख हड़ताल पे बैठ गए। आप तो स्वर्गीय अनिल सिंगापुरी जी हो गए हैं। अरे जी, बेहतरीन आदमी थे। तो बैठ गए भूख हड़ताल पर। वो तो एक दिन हमारा साथ देने के लिए बैठे थे और छात्र साथी कंटिन्यू बैठे रहे अपने 6 दिन भूख हड़ताल के। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का परिणाम ये हुआ कि उस समय तत्कालीन विधान परिषद के सभापति थे श्री शिव प्रसाद गुप्ता साहब जी। वो लखनऊ से आए आगरा, वाइस चांसलर से मिले। उन्होंने कहा एक छात्र भूख हड़ताल पर बैठा है और आप उसकी मांग नहीं मान रहे हैं, क्या तरीका है? कहले हम नहीं कर सकते साहब, सरकार का मामला है। तो बोले चलिए सरकार में हम बैठे, काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? आए साहब और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सरकार को लिखेंगे। तब वो भूख हड़ताल खत्म हुई और परिणाम ये हुआ कि उस समय 700 या 750 लड़के, जहाँ तक मेरा है, वो सब लॉ में पास हुए। उनकी कॉपियाँ दोबारा जची और उनको बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए। इसका मतलब आपके उस आंदोलन से इस देश को 700 अच्छे वकील मिले। जी। अब वो बहुत से कहीं सर्विस में से ले गए या, लेकिन गए वकालत के पास साइंस से संबंधित। जी। तो दुर्गवीर सिंह जी, आपने कई आंदोलन किए और आपने न सिर्फ वकालत करते हुए बल्कि लोगों के लिए आगे भी बढ़े आप, तो कई सामाजिक सौहार्द में भी आप आगे रहे। बात करते हैं हम, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है, होने जा रहा है, बिगुल बज चुका है उसका। तो सबसे पहले तो इस चुनाव के बारे में कुछ बताइए हमको। देखिए, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इसमें 25 मेंबर चुन के जाते हैं और उन्हीं में से चेयरमैन, एक चेयरमैन बनता है, एक डिप्टी चेयरमैन बनता है। वो अधिवक्ताओं की समस्या और अन्य जो अधिवक्ता से संबंधित मामले हैं उनका निराकरण करने का काम करते हैं। वो अधिवक्ताओं की परेशानियों का भी देखते हैं कि भाई किसी अधिवक्ता को बीमार हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए बात करते हैं। तो ये बार काउंसिल उसके लिए बनी है। बार काउंसिल में जो 25 मेंबर होते हैं, अधिवक्ता अपना नेता नहीं चुनता बल्कि वो अपना जज चुनता है, क्योंकि अधिवक्ता की जो शिकायत होती हैं उनको भी सुनने का अधिकार उसी को है और उसका जो जजमेंट होता है, उसका जो अपील है वो हाई कोर्ट में ही होती है। तो इसका मतलब वो एक जज के रूप में जाता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए मेंबर बनने के बाद कि वो बहुत बड़ी चीज़ हो गया। उसे अधिवक्ताओं की हर समस्या के निराकरण के लिए आगे आने का काम करना चाहिए, जैसा कि नहीं होता है। अच्छा, दुर्गवीर सिंह जी, आपसे एक बात पूछते हैं कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं जी इस बार, तो क्या आपका मैनिफेस्टो है या क्या आपका एक विजन क्या है इस चुनाव को लेके? देखिए, आखिर बात यह है, मैं यहाँ अध्यक्ष भी रहा हूँ, सेक्रेटरी भी रहा हूँ, सब कुछ है। अधिवक्ताओं से मेरा अपना बहुत अच्छे संबंध भी है, यहीं भी गैर जनपदों में भी, फौजाबाद है, पथरा है, सब है। जहाँ जहाँ आंदोलन होते हैं मैं तुरंत उस आंदोलन में कूद जाता हूँ। ये मेरी वो रही है। यहाँ की स्थिति जो है, बार काउंसिल की जो है, मुझे प्रेरणा क्यों मिली? मैंने देखा कि अधिवक्ता का सुरक्षा अधिनियम, जिसके लिए बहुत पहले हमने मांग उठाई हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसको लेकर के सरकार से ही मांग की थी, तो वो सुरक्षा अधिनियम आज तक लागू नहीं हुआ, जबकि हो जाना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों का सुरक्षा अधिनियम है। एडवोकेट कोर्ट ऑफिसर होता है, तो उसका भी सुरक्षा अधिनियम उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा। इसको लेकर के एक तो प्रेरणा, दूसरा ये था कि हमने ये एहसास किया कि अधिवक्ता स्वाभिमानी होता है, बहुत अच्छी तरह से अपने मुकदमे की तैयारी करता है, लड़ाई लड़ता है, सब कुछ। लेकिन मैंने देखा है कि जब अगर अधिवक्ता अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसके परिवारजन कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके अस्पताल को देते हैं, इलाज कराने का काम करते हैं। यहाँ आगरा में एक वाकया हुआ, एक दीनानाथ नाम से एक एडवोकेट थे,
वो अस्पताल में भर्ती हो गए, उनको प्रॉब्लम हो गई थी, कैंसर हुआ, घर वालों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके दिया और उसके बाद भी उनकी डेथ हो गई। मुझे बड़ी अजीब स्थिति मेरे सामने उस समय थी। मुझे पता चला, मैं पहुंचा, मैंने देखा कि उनकी डेड बॉडी को गोदाम में रख दिया था अस्पताल में, तो सिर्फ इस वजह से कि उनके ऊपर इलाज के कुछ पैसे बाकी रह गए, बिल क्लियर नहीं हो, और घर वाले ला नहीं पा रहे थे बेचारे। वो स्थिति उस समय उनकी नहीं थी। बहरहाल उसमें स्थिति यहाँ तक आ गई कि मुझे एफआईआर कराने के लिए भी मजबूर हो रहा था। उस समय आलोक कुमार सिंह यहाँ इंस्पेक्टर थे। मैंने उनसे कहा, साहब कि इसमें एक एफआईआर लिखिए। मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूँ कि अधिवक्ता की जिसकी डेथ हो गई है उसकी बॉडी को बंधक बना लिया गया। बहरहाल वो विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें मजबूरी में बॉडी देनी पड़ी। और वो तो मुझे उस समय ये एक अजीब सी फीलिंग हुई कि अधिवक्ता बड़ा असहाय होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, अधिवक्ता का मेडिकल का कैशलेस बीमा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को करना चाहिए, क्योंकि सीओपी के नाम पर 250 रुपया पर अधिवक्ता बार काउंसिल ले लिया था, करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ। तो मैंने कहा आप इससे कैशलेस बीमा ही कर दीजिए सारे सीओपी धारक अधिवक्ताओं का, तो उससे कम से कम अधिवक्ता सुरक्षित हो जाए। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के नाम पर रिन्यूअल जो हुआ उस पर 250 रुपये पर अधिवक्ता लिया। तो इससे भी एक प्रेरणा मिली कि अधिवक्ता का कैशलेस मेडिकल बीमा होना चाहिए। और अगर मैं पहुंचा तो सबसे पहले ये 2-3 ऐसी डिमांडें हैं जिनको मैं खड़ी करूंगा और उसे कराने का काम करूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात है दर्शकों की, जो आपने दुर्लभ सिंह जी ये बात उठाई है कि कैशलेस जो आप बीमा करवाएंगे अधिवक्ताओं को, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि वो चाहे अधिवक्ता हो, पत्रकार हो, तो ये लोग बड़ा अपना जीवन जो जीते हैं, क्योंकि नौकरी होती है जिस तरह की और जैसे होता है, तो उनको समय नहीं मिल पाता, शायद धनोभाव भी रहता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात रही अगर आप ये कराते हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए एक बात और कहना चाह रहा था कि अधिवक्ता की डेथ होने के बाद उसका परिवार जिस त्रासदी को झेलता है उसका एहसास उसका परिवार ही करता है। वो एहसास बार काउंसिल के मेंबरान को होना चाहिए। वो एहसास बार काउंसिल को होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे उन जनपदों की बारों को। बार किरावली है, कोरोना कांड हुआ उस समय, कोरोना काल में उन्होंने अपने प्रत्येक अधिवक्ता को 6-6 हजार 10-10 हजार रुपया दिया, किस तरह से परिवार सरवाइव करे। इसी तरह से उन बार एसोसिएशंस ने अपने अपने जनपदों में जहां जहां ये नियम बना रखा है कि अधिवक्ता की डेथ के बाद वो अधिवक्ता के परिवार को 5 लाख रुपया देते हैं अपनी तरफ से। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की जो अधिवक्ता जिनकी डेथ हो जाती है उनकी एक लंबी लिस्ट सैकड़ों की तादाद में पड़ी है, अभी तक पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मथुरा में 5 लाख रुपए देते हैं मरने पर बार एसोसिएशन, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये प्रेरणा लेनी चाहिए इससे, मतलब बार काउंसिल को, कि वो ये काम करें। एक बात आपसे और जानना चाहता हूं कि जैसे कि युवा अधिवक्ता हैं जो वकालत के पेशे में आ रहे हैं, जो उन्होंने अभी एलएलबी की है, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए, महिला सुरक्षा की जहां तक बात है, कचहरी में महिला जो हमारी बहन और बेटी आती है वकालत में, मेरी बेटी भी खुद वकील है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था बार काउंसिल को और अच्छी तरह से करनी चाहिए। उनके लिए अलग से हर जनपद में, हर तहसील स्तर तक अलग से भोजन कक्ष व्यवस्थित करना चाहिए, और उसमें पानी पीने की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था उनकी अलग से उसी में होनी चाहिए। तो ये एक तो ये बात होगी। दूसरा, जो युवा अधिवक्ता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो आता है इस व्यवसाय में तो उसे स्टाइपेंड के रूप में 5-6 हजार रुपया दिया जाता है, लेकिन वो भी उसे पूरा नहीं किया जाता। हर एक नए अधिवक्ता को वो 5 हजार रुपया मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, जिसके लिए हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये भी आपके मैनिफेस्टो में पॉइंट्स शामिल है? मैनिफेस्टो में बिल्कुल है सर। अच्छा, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कुछ वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, इनके बारे में भी कुछ करेंगे आप? बहुत सारी स्कीमें हैं सर, जिसे कि बार काउंसिल चाहे तो कर सकती है, लेकिन बार काउंसिल को इस पर गंभीरता से विचार आगे करना पड़ेगा
और हम लोग अगर पहुंचते हैं तो इसको पूरी तरह से पूरा कराने का काम करेंगे कि अधिवक्ता अपने आप को असहाय महसूस न करे, अधिवक्ता सुरक्षित रहे, हर तरह से उसका स्वाभिमान बरकरार रहे। आज मैं एक और कमी महसूस कर रहा हूं कि न्यायपालिका से अधिवक्ता की जो बार और बेंच की दूरियां बढ़ी हैं, उसका कारण भी यही है कि अधिवक्ता का सम्मान नहीं हो पा रहा है। जी। अधिवक्ता मैंने देखा है कि केवल जिला जज के यहाँ छोड़ करके वहाँ कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन बाकी का मजिस्ट्रेटी कोर्ट है या एडीजे कोर्ट है, वहाँ अधिवक्ता को बैठने का भी स्थान, बहुत सारे 80-80 साल के 17-17 साल के बुजुर्ग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और वहाँ पुलिस का सिपाही बैठा रहता है। तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता की अलग से चेयर रहनी चाहिए, अधिवक्ता को बैठने का स्थान होना चाहिए, उसका स्वाभिमान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए कचहरी के अंदर, क्योंकि वो जो है अदालत में अगर खड़ा है तो वो कोर्ट ऑफिसर है। अगर वो जज हमारे डाइस पे बैठे हैं तो वो भी कोर्ट ऑफिसर की संज्ञा में आता है, दोनों बराबर का अधिकार रखते हैं। अच्छा, ये बात तो ठीक रही, लेकिन अगर हम बात करें, अधिवक्ताओं की इतनी बात हुई कि कुछ उनके लिए भी डिसिप्लिन और एथिक्स है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नैतिक मानक ऊंचे होने पे बताया है। तो अगर आप बार काउंसिल में जीत के जाते हैं तो अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर बार काउंसिल में पहुंचते हैं तो अनुशासन के लिए तो हम प्रेरित करेंगे कि सभी अनुशासित रहें, और उसके साथ साथ मैं तो यहाँ कचहरी में भी जो मेरे सामने गुटखा खाते हुए या तम्बाकू खाते हुए कोई भी मेरा अधिवक्ता साथी मिल जाता है तो मैं इसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि भाई इसे छोड़ दे। दूसरा, आज भी मैं वकालत में नहीं, ये बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है, मैं जा रहा हूँ और मेरे सामने अगर अधिवक्ता मिल जाते हैं तो मैं उनसे यहाँ तक कह देता हूँ, हालांकि मैं अपना नुकसान करता हूँ, कि भाई तुम एक बार को मुझे वोट बन देना, लेकिन इसे छोड़ देना। नहीं, ये तो आपने बड़ी वैसी बात की कि आप भले ही वो आपका वोटर है, लेकिन आप प्रोफेशनल एथिक्स से उठ के आप उससे कह रहे हैं पर्सनल उसके फायदे के लिए भैया ये छोड़ दे। तो अगर वो समझदार होगा तो वो समझेगा कि आप उसके फायदे के लिए कह रहे हैं। मुझे उसके पीछे उसका परिवार दिखाई देता है, उस जी मुझे उसके पीछे उसके बच्चे दिखाई देते हैं कि अगर इससे इसे नुकसान हो गया खाने से तो बच्चे भटक, और उसका एहसास मैं उन अधिवक्ताओं और मित्रों से, भाइयों से एक अपील करना चाहूंगा कि कबीर साहब ने कहा था, निंदक नियरे राखिए आनंद कुटी समाए। भाई अगर आप इनको निंदक समझते हैं तो निंदक ही समझिए, लेकिन साथ रखिए, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। और अगर हम कुछ छोड़ते हैं तो हमारे नहीं, वो पीछे उनकी जो दृष्टि है, दूरदृष्टि, वो आपके परिवार को देख रही है। तो ऐसा नेता तो चुनना चाहिए, मेरी पर्सनल वो है। और अगर हम बात करते हैं रैपिड फायर राउंड की, तो सर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बार काउंसिल का, सबसे पहले तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और जीत की अग्रिम बधाई देते हैं कि आप जीत के आए ताकि हमारे आगरा का नाम भी रोशन हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष से अलग कुछ मतदाता आपको ही क्यों चुने? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि मतदाता मुझे क्यों चुने। देखिए, मैंने वकालत का व्यवसाय में जब आया, मैंने वकालत प्रारंभ की, तो मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे वकालत में। यहाँ तक देखा कि यहाँ से जुरिडिक्शन तक ट्रांसफ़र हुए, यहाँ कचहरी में लाठीचार्ज हुआ था, और इतना भयंकर लाठीचार्ज था कि 300-350 अधिवक्ता चोटेल हुए, और बहुत सारे, हमने भाई प्रवीण कुमार सिंह जी थे उस समय तत्कालीन जो है क्या मेंबर थे बार काउंसिल के जी, ये हमारे यादव जी थे अलीगढ़ से जी। तो मतलब बड़ी मुश्किल से जान बचाई। ये स्थिति आ गई थी, हमारी गिरफ्तारी हुई, उस दौरान गिरफ्तारी भी हुई थी जी। और तो उस समय एहसास किया कि मतलब चैम्बरों में घुस करके पुलिस ने अधिवक्ताओं को बुरी तरह से मारा। इवन उस समय वाजपेयी थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उनको भी चोट आई और पुलिस के सिपाही ने उसको भी नहीं छोड़ा, अरे, और उनको भी लाठी मारी। अल्लाह रखे खान थे, दीक्षित जी थे, बहुत सारे मतलब न्यायिक अधिकारी पिटे सब। तो उस समय ये था कि भाई नहीं, मतलब अधिवक्ताओं को सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और जाति धर्म सबसे अलग हट करके अगर किसी का सम्मान है तो अधिवक्ता का है, और वो केवल काले कोट की वजह से है। इस वजह से काला कोट हमारी बिरादरी है। अच्छा, आपने बात की बिरादरी की तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। काफी समय से पहले आपसे भी उस बारे में बात हुई थी। वो किस्सा अचानक मुझे याद आ गया कि वो बिरादरी को लेके आपको किसी ने कहा था कि आप हमारी भाई बिरादरी का ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिए, कैसा कुछ क्या था वो?
नहीं, असल बात यह है ना, देखिए होता क्या है कि सब लोग अपनी बिरादरी की बात करते हैं। यहाँ कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला बिरादरी से हूँ। अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं जाट हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब जो है क्या, फिर मैंने काला कोट छोड़ करके उसी में पहुंच गया। बेशक शादी संबंध जो होते हैं वो लोग अपने उस समय बिरादरी ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ बिरादरी नहीं है, यहाँ काला कोट बिरादरी है। काला कोट ही सम्मान है व्यक्ति का और वही उसका स्वाभिमान है। उसकी रक्षा के लिए हम जब तक वकील रहेंगे जीवन पर्यंत उसके लिए काम करते रहेंगे। उसके लिए हमें कोई न रोक सकता है और न हमें कोई झुका सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई दुर्गेश सिंह भैया जी आपने। और मैं आपको बताऊं, पत्रकार के लिए एक कलम होती है, वकील के लिए कोट होता है, पुलिस के लिए वर्दी होती है और डॉक्टर के लिए सफेद कोट होता है। और ये एक हम कहीं ना कहीं एक ओथ लेते हैं, कसम लेते हैं, अपने आप से कहते हैं कि जब तक पत्रकार हूं तो मेरे हाथ में कलम है, तो सिर्फ ये कलम देखेंगे, कोई बिरादरी नहीं। कोट है तो ये सिर्फ न्याय दिलवाएगा सामने वाले को, और ये होना भी चाहिए। बेशक कई बार कुछ लोग, या हमारे वेस्टर्न यूपी की बात करें, कहीं बात करें, तो कुछ लोग कहते हैं हम इस तरफ के साथ जाएंगे, हम इस तरफ से जाएंगे, हम अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल हिसाब है, या मैं सोच रहा हूं ऐसे कि हमको जात बिरादरी से ऊपर उठ के व्यक्तित्व के ऊपर वोट देना चाहिए कि कौन इंसान हमारे लिए खड़ा होगा। मेरी ये पर्सनल सोच है, हालांकि हर जगह होती है और कहा भी गया है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ये चीजें आपके सामने 2 या 4 हो रही होंगी। नहीं, बेशक बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं कि जो अपने जातिगत आधार पर ही वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी कचहरी दी आगरा में वकालत का एक लंबा समय हो गया। आसपास भी अगर मेरे बारे में पता करेंगे तो मेरा व्यवहार ही मेरी जाति है। मेरा सामने वाला जो वकील, जो मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, वो मेरा भाई है, वो ही मेरा भाईचारा है। इस वजह से मैं न जाति को मानता हूँ, न धर्म को मानता हूँ। मैं केवल एक ही बात मानता हूँ कि आदमी का स्वच्छ मन से सोच और सामने वाले के साथ उसका व्यवहार ही उसका सब कुछ है। कहने का अर्थ है कि आप सभी जातियों भी मानते हैं और सबसे अपील करते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, वो जात बिरादरी को न देखे, वो अपने नेता को, अपने भाई को, इनको चुने। देखिए, मेरे पास 11 जूनियर हैं इस समय जी। और 11 जूनियरों में सभी समाज के हैं जी। लड़कियां भी हैं। मैं और मेरी बेटी भी वकालत करती है। मेरा मतलब तीसरी पीढ़ी वकालत में आ रही है सर जी। मेरा बेटा हाई कोर्ट में वकालत करता है। तो मैं आकलन में इस बात का नहीं कर पाता कि ये मेरा बेटा है और ये कौन है। मैं उन सबको अपना बेटा और अपने शिष्य के हिसाब से ही ट्रीट करता हूँ। उनमें भी भेदभाव नहीं कर सकता मैं। ये मेरा सोच नहीं है, न रहेगा, मरते दम तक यही रहेगा मेरा कि सामने वाला मेरा बेटा है या बच्चा है या भाई है और बहन है। ये सोच सच में गुरु की ही सोच होनी चाहिए कि गुरु के आगे उसका पुत्र मौन नहीं आना चाहिए। गुरु के आगे उसका शिष्य भी वही, पुत्र भी वही, जो काबिल हो वही सही। जी। तो चलते चलते दुर्गेश सिंह भैया जी, आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के हजारों मतदाता हैं, अधिवक्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरा सभी अधिवक्ता भाइयों से और बहनों से निवेदन है कि अगर, क्योंकि मेरा ये जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा, ये पड़ाव है मेरा आखिरी। अगर आप मुझे वोट देते हैं, 106 नंबर पर मुझे प्रथम वरीयता या जहां भी आपके दिल में मेरे लिए गुंजाइश रहती है उस जगह पर अगर मुझे वोट देते हैं तो मैं दिल से धन्यवाद आपका दूंगा। और उसके साथ साथ जो मुझे वोट देता है या जो नहीं देता है, मैं उसके लिए बराबर की लड़ाई लड़ूंगा। और बार कौंसिल में जितनी भी अधिवक्ता हित की बातें हैं या जो लागू कराई जाएंगी, उनके लिए मैं पूरी तरह से ताकत लगा दूंगा। मेरा अपना आज की तारीख में किसी प्रकार का मेरा पारिवारिक भार मेरे ऊपर नहीं है। मैं केवल, मेरा अगर परिवार है, मेरी बिरादरी है, मेरा समाज है, तो केवल अधिवक्ता है, मैं उसी की लड़ाई लड़ूंगा। भैया, एक प्रश्न और मेरे जहन में आया अभी बात करते करते आपसे। जी सर। कि कई बार देखा जाता है कि किसी वकील ने कोई केस लड़ा, उसके अपोजिशन वाला उससे नाखुश रहा, तो उसके खिलाफ उसने एक याचिका दायर कर दी और उस वकील साहब के खिलाफ डीसी बैठ गई।
ये क्या मैटर है? देखिए बिल्कुल बात सही है कि वकील मुकदमा लड़ता है तो दूसरा पक्ष उससे इस बात से रुष्ट रहता है कि मेरे खिलाफ इसने जजमेंट करा दिया या जी बेल करा दी। जी। तो कभी कभी क्या होता है कि उससे खींच करके बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि शिकायत कर देते हैं वकील की। वो बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी है तो वो जो है क्या उसको संज्ञान लेती है और उस पर मतलब जो है कि डीसी लगा देती है वकील के खिलाफ। तो मेरा इसमें मानना इस बात के लिए है कि सबसे पहले अगर कोई शिकायत करता है तो उस आधार पर वकील के लिए जिस जगह वकील वकालत कर रहा है, जिस जनपद में कर रहा है, तहसील में कर रहा है, उसकी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से उसकी जांच कराई जाए और उसकी एक कमेटी बना दी जाए जांच के लिए कि ये जायज शिकायत है या नाजायज शिकायत है। जी। उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और डीसी लगानी चाहिए। जो मेंबर उसके खिलाफ डीसी लगती है वकील के खिलाफ, वो जो मेंबर सुनता है उसकी सुनवाई उसी जनपद में होनी चाहिए, उसी तहसील में होनी चाहिए जहां वकील वकालत करता है। उसकी सुनवाई के लिए डेट जो है बनारस नहीं लगनी चाहिए, गोरखपुर नहीं लगनी चाहिए, मुजफ्फरनगर नहीं लगनी चाहिए। वो जनपद उस वकील का होना चाहिए, वहीं उसकी शिकायत होनी चाहिए। मेंबरान को तो पैसा मिलता है डीसी सुनने का, और एक डीसी को डिसाइड करने में, एक शिकायत की निस्तारण में, शिकायत करने में वो जो है क्या कई तारीखें लग जाती है। तो मेंबर को पैसा मिलता है, वकील को अपनी जेब से खर्च करके जाना पड़ता है और इधर उसका व्यवसाय छूटता है। तीसरी बात यह है कि जब डीसी सुनी जाती है तो जहां डीसी सुनने वाला हमारा माननीय सदस्य बैठे होते हैं उसके बगल में शिकायतकर्ता बैठा होता है और वकील एक अपराधी की तरह से उसके सामने खड़ा होता है। तो वहाँ वकील जिस तरह से अपने आप को ये बेइज्जती जो महसूस करता है उसका एहसास हम करते हैं। तो कायदे में हमारा मानना ये है और हम इसको ख़त्म कराएंगे कि डीसी वही लगेगी जहाँ की वकील वकालत करता है और उस समय उसे नोटिस दिया जाएगा डीसी का जब उस शिकायत का विधिवत जहां वो वकील वकालत कर रहा है उसकी बार एसोसिएशन से वेरिफिकेशन नहीं करा लिया जाता या कमेटी के माध्यम से नहीं करा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद सभी से अपील करूंगा, सभी अधिवक्ताओं से, कि आप वोट देते समय 106 नंबर को जरूर याद रखें। न सिर्फ इसलिए कि वो इस जात से, इस बिरादरी से या हमारे मिलने वाले नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि एक अच्छा नेता ही एक अच्छा नेतृत्व कर सकता है। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं।